नमस्कार दोस्तों। जिन लोगों को जियोलॉजी पेपर 3 नहीं देना है या इन केस अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो जियोलॉजी पेपर 3 नहीं देना चाहता है, तो उस वजह से मैंने सोचा हाइड्रो जियोलॉजी को अलग से डिस्कस कर दूँ, क्योंकि अगर उसको जियोलॉजी पेपर 3 नहीं देना है तो वो जियोलॉजी वाला पेपर 3rd पेपर नहीं देखेगा। ओके, तो इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया। बाकी आप जियोलॉजी पेपर 1 एंड पेपर 2 वो एक वीडियो में है, उसको आप जाके देख सकते हो। प्लस अगर आप हाइड्रो केवल दे रहे हो तो आप इसको देखना। अगर आप हाइड्रो एंड जियोलॉजी पेपर 3 दोनों दे रहे हो देन ऑब्वियसली आपको दोनों वीडियो देख लीजिए। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है या कैसे क्वेश्चंस को करना है। ओके, और जो पुराने क्वेश्चंस हैं एंड इस यूनिट का जो सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें पेपर जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं। ओके, रिपीटिशन क्वेश्चंस में होता है क्योंकि यूनिट छोटी है, छोटी इन द सेंस कि उसमें टॉपिक्स जो हैं वो एज कम्पेयर टू 3rd पेपर टॉपिक्स कम है। प्लस इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि क्वेश्चंस पेपर जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट भी होते हैं। ओके, तो ये हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजियोलॉजी के लिए बारे में आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना। इंस्ट्रक्शंस में हमेशा दिया रहता है कि आपको कंपलसरी जनरली 10 की बजाय 8 ही होते हैं और यूनिट्स जो हैं वो 5 की बजाय 4 यूनिट में होता है। ओके, सो आप उस तरह से देखना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी ऐसा ही हो, बट जनरली पिछले 3-4 सालों से इन द लास्ट 3-4 ईयर्स यही क्राइटेरिया रहा है कि यूनिट्स 4 रहती हैं एंड कंपलसरी जो है वो 8 रहते हैं। ओके, सो जो पहली यूनिट है इसका जो सेक्शन ए है इसमें, सो पहली जो यूनिट में है आपका अकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ये यूनिट जो है वो पार्ट्स में है, मीन्स इसमें कई सारे पार्ट हैं। मीन्स इससे डायरेक्ट कोई जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो नहीं बनता है, क्योंकि छोटी यूनिट है, जो टॉपिक्स हैं वो स्कैटर्ड हैं, मीन्स अलग अलग हैं। ठीक, तो उनको मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है। ओके, सो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट एंड जो फर्स्ट टॉपिक है इसका वो ओरिजिन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ, ग्लोबल वाटर साइकिल एंड द बजट। जो ग्लोबल वाटर साइकिल है एंड बजट, ये दोनों टॉपिक पहले नहीं थे, अब ये ऐड हुए इस साल के सिलेबस में। रेजिडेंस टाइम कॉन्सेप्ट ये भी नहीं था। रेजिडेंस टाइम कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये जियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, जियोकेमिस्ट्री में रेजिडेंस टाइम है वहाँ पे। जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस एज एक्विफर्स, मीन्स जो एक्विफर्स हैं, किसी पर्टिकुलर रॉक को या किसी पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन को एक्विफर होने के लिए जो जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उसमें पोरोसिटी कैसी होनी चाहिए, परमेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, जो पोर स्पेसेस हैं उनका कंडीशन कैसा होना चाहिए, सो उस हिसाब से ये फॉर्मेशंस का है। ओके, और जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्विफर्स। ठीक है, अब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्विफर्स का क्वेश्चन हर साल आता है, और चूंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है, हाइड्रोजियोलॉजी में अगर सबसे इजी क्वेश्चन कोई होता है तो वो यही है। एक तो ये क्वेश्चन है प्लस डार्सी लॉ वाला क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को आप जितना अच्छे से आंसर कर सकते हो उतना अच्छे से करना। कन्फाइंड, अनकन्फाइंड, जो कैपिलरी फ्रिंज है, वाटर टेबल है, इन सबको ड्रॉ करना, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। कैपिलरी फ्रिंज कहाँ पे है, वाटर टेबल कैसा रहता है, वाटर टेबल जो कि इटैलिक रहता है वो स्ट्रेट लाइन, इट्स नेवर ए स्ट्रेट लाइन डिपेंडिंग अपॉन द वाटर टेबल फ्लक्चुएशन। जो वाटर लेवल का फ्लक्चुएशन है उसके बेसिस के हिसाब से कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। जो कैपिलरी फ्रिंज की जो इक्वेशन है वो आप लिख देना, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो वो लिख देना। सो वही है कि चूंकि इजी क्वेश्चन है, हर कॉपी में आंसर मिलेगा, सो आपको थोड़ा सा एज लेने के लिए लिटिल बिट डिफरेंट तो करना ही रहेगा। लिटिल बिट डिफरेंट करने का मतलब ये है कि आप डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना, जो लिखना वो पॉइंट वाइज लिखना। अगर आप कुछ और अंडरलाइन कर देना जो मेन पॉइंट्स रहेंगे उसको, क्योंकि टाइम इसमें रहता है 3 आवर्स के टाइम में आपको 4 ही यूनिट करनी रहती है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश करना है इसको। ओके, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि आप डिफरेंट, मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं कि आप कुछ और ही लिख दो, बट जो रिलेवेंट पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट कर देना, क्योंकि इसमें आप इस पेपर में आपके पास टाइम मिल जाएगा ये काम करने के लिए। ओके, अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है और आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक से किया तो। ओके, जो ग्राउंड वाटर टेबल मैपिंग है एंड पीजोमीटर नेस्ट है, पीजोमीट्रिक नेस्ट है। अब ग्राउंड वाटर टेबल मैपिंग है, इससे कभी कभी मैप का क्वेश्चन आ जाता है, मीन्स न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। आपको 3 लेवल्स दिए रहेंगे, अब उसमें वाटर टेबल जो वाटर का फ्लो है वो ड्रॉ करना रहेगा। सो ऑब्वियसली आपको स्ट्राइक लाइन सेक्शन ड्रॉ करके फिर आपको ये पता करना पड़ेगा। तो ये न्यूमेरिकल टाइप से कभी कभी मैप का क्वेश्चन आ जाता है, आप कर लेना एक बार।
पोरोसिटी, वाइड रेशियो, इफेक्टिव पोरोसिटी एंड रिप्रेजेंटेशन पोरोसिटी रेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंट टाइप्स की पोरोसिटीज़ हैं, ओके, प्राइमरी पोरोसिटी, सेकेंडरी पोरोसिटी, तो इस तरह से आप इफेक्टिव पोरोसिटी, तो वो टॉपिक आप कवर कर लेना और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने पहले ही बताया कि ये यूनिट बहुत मतलब फुल फ्लेज्ड है, बट इसमें डायरेक्ट कोई लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए वो नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन जनरली जो बनता है वो अनकन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्विफर से ही रहता है। तो आप उस चीज़ को अच्छे से कवर कर लेना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोरोसिटी, वही मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ जो पोरोसिटीज हैं वो कर लीजिएगा। ग्राउंड वाटर जोनेशन, स्पेसिफिक यील्ड, रिटेंशन, स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन का भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। आइदर यू विल गेट इन कंपल्सरी सेक्शन और यू विल गेट इन द यूनिट सेक्शन। यूनिट सेक्शन में जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ना, शॉर्ट नोट टाइप का, वहाँ पे इसमें क्वेश्चन रहता ही रहता है। ओके, तो आप इसको अच्छे से करना। मीन्स जब आपको पता है कि इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट है, पहले से ही पेपर आउट है, जिसमें आप कर लेना, अच्छे से कर लेना। जब आपको ये पहले से ही पता है कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इस तरह से क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से कर लो, अच्छे से लिख लो, रिवाइज कर लो उसको, है ना। ग्राउंड वाटर बेसिन्स है एंड स्प्रिंग्स है। स्प्रिंग्स का भी क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग में आता है। लॉन्ग का क्वेश्चन जो है वो स्प्रिंग्स का बन जाता है क्वेश्चन यहाँ से। ओके, सो स्प्रिंग्स को आप देख लेना, उसका टाइप्स देख लेना कौन कौन से स्प्रिंग है। ओके, देन आपका ग्राउंड वाटर मूवमेंट एंड वेल हाइड्रोलिक्स। अब ये टॉपिक इसमें पहले भी था एंड अभी भी है, तो इसको आप देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है वो ग्राउंड वाटर फ्लो का कॉन्सेप्ट है। जो ग्राउंड वाटर फ्लो करता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, डार्सीज लॉ इन आइसोट्रॉपिक एंड एनआइसोट्रॉपिक मीडिया एज वेल एज इट्स वैलिडिटी। तो मैंने पहले ही बताया ये आउट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आउट है, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। अब डार्सी लॉ का क्वेश्चन आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक दोनों मीडिया के लिए है, तो दोनों मीडिया में आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। उसकी इक्वेशन अगर आएगी आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक की, तो आप इक्वेशन डिराइव करना अगर आएगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट फार्मूला लिख देना इसका। ओके, वाटर टेबल, रेट, डायरेक्शन एंड वाटर वॉल्यूम इन एक्विफर्स। अब फिर मैंने बताया वाटर टेबल, वाटर फ्लो रेट्स का है, डायरेक्शन है। अब उसमें आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे। अब वहाँ पे आपको वाटर टेबल का जो वाटर का फ्लो है वो दिखाना पड़ेगा, उसका रेट को आपको बताना पड़ेगा। वाटर का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो किधर की रहेगा, तो सो ऑब्वियसली ये हायर सरफेस टू लोअर सरफेस रहेगा। अब वो हायर टू लोअर सरफेस कौन सी होगी, इसको डिटरमाइन करने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए आपको डेटा दिया रहेगा। सो उस डेटा के बेस पे आपको ये पॉइंट करना पड़ेगा। देन आपका परमेबिलिटी एंड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, रेंज इन रिप्रेजेंटेटिव रॉक्स। जो परमेबिलिटी एज वेल एज द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल ज़्यादातर आता है इससे, या डायग्राम ड्रा करके आपको डिराइव करना पड़ेगा। बर्नौलीज इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन पहले नहीं था, अब ये प्रीलिम्स में भी आप में है और मेंस में भी है। तो आप बर्नौलीज इक्वेशन देख लेना, उसका कॉन्सेप्ट जो है, जो उसकी डेफिनेशन है, इक्वेशन का डायग्राम ड्रॉ करके आप लिख देना। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन फील्ड एज वेल एज लेबोरेटरी। तो फील्ड और लैब में दोनों का है। ओके, सो वो भी आप डायग्राम ड्रॉ करके फार्मूला डिराइव कर देना। मीन्स क्वेश्चन जैसे हिसाब से आए उस हिसाब से करना। आप अगर फार्मूला डिराइव करने को दिया हुआ है तो फार्मूला डिराइव करना, अदरवाइज आप डायग्राम ड्रॉ करके केवल फार्मूला लिख देना। ओके, फार्मूला डिराइव करने में क्या है कि अगर आप फार्मूला याद करके नहीं गए हो, आपको प्रोसेस डेरिवेशन की याद है, तो आप फार्मूला डिराइव कर लोगे। या फिर अगर केवल फार्मूला लिखने को ही कहा गया है तो आपको याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि डिराइव कर नहीं पाओगे। ओके, एंड देन जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लो थ्रू डिस्पर्शन एंड डिफ्यूजन। जो ग्राउंड वाटर फ्लो का कॉन्सेप्ट है थ्रू डिस्पर्शन एंड डिफ्यूजन, ये पहले टॉपिक नहीं था, आई थिंक पहले एक सिलेबस में नहीं था, अब ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। सो उस हिसाब से आप देखना कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। इसमें पहली बार चूंकि क्वेश्चन आएगा, आई थिंक अगर आएगा अभी तो, सो उसको आप देखना कि किस हिसाब से कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ओके, देन ट्रांसमिसिविटी एंड एक्विफर थिकनेस, इसका क्वेश्चन आ सकता है। जो ट्रांसमिसिविटी एंड एक्विफर थिकनेस है ना, उसका न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है। ट्रांसमिसिविटी टी से डिनोट करते हैं, जो एक्विफर थिकनेस है उसको बी से डिनोट करते हैं। सो टी इक्वल्स के बी फॉर्मूला है। अब के जो है यहाँ पे वो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, या हाँ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, वो आपको दिया, मतलब 3 में से 2 डेटा आपको दिया रहेगा, एक डेटा फॉर्मूला करना, एक डेटा आपको पूछा जाएगा। सो बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, मीन्स 2-3 लाइन का क्वेश्चन है।
वो 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। सो आप इसको करके जाना, 1-2 एग्जाम्पल कर लेना। T इक्वल्स के बी फॉर्मूला या तो याद रखना, अगर आएगा तो आप डायरेक्ट डिराइव कर देना, या अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो न्यूमेरिकल कर दीजिएगा। ओके, सो इस यूनिट से ग्राउंड वाटर फ्लो, ग्राउंड वाटर मूवमेंट एंड वेल हाइड्रोलिक से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही सारे हैं। ओके, जो डार्सीज लॉ, इट्स वैलिडिटी, बर्नौलीज इक्वेशन नया आया है, देख लीजिएगा, आ सकता है, वाटर टेबल फ्लो रेट्स का है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड वाटर, सॉरी, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन फील्ड एज वेल एज इन द लेबोरेटरी। ओके, सो ये 3-4 टॉपिक आप ढंग से कर लेना, आई थिंक इससे क्वेश्चन आना चाहिए। ओके, सेक्शन सी जो है वो वाटर वेल्स एंड ग्राउंड वाटर लेवल्स का क्वेश्चन है। अब वाटर वेल, ग्राउंड वाटर लेवल्स, अच्छा इसमें आपको याद होगा जो सेकेंड यूनिट है, जो सेकेंड सेक्शन है इसमें, सेक्शन बी, इसमें पहले जैकब, ओके, वॉटसन, इस तरह के मेथड होते हैं, जैकब, थीस इक्वेशन, जैकब्स मेथड, वॉटसन मेथड। तो ये अब नहीं है आपके सिलेबस में। ओके, सो अगर आप सिलेबस ढंग से ऑब्वियसली आपने किया होगा, अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की होगी। इन केस अगर आपके माइंड में हो कि जैकब, थीस एंड थीस इक्वेशन, थीस इक्वेशन या वॉटसन इक्वेशन आपके माइंड में हो, तो आप इसको मत करना, क्योंकि वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। ओके, एंड आई थिंक आएगा भी नहीं, क्योंकि सिलेबस को दोबारा मॉडिफाई किया गया है, तो उसको नहीं हटा ही गया होगा, नहीं आएगा क्वेश्चन में से। ओके, जो वाटर वेल्स एंड ग्राउंड वाटर लेवल्स का क्वेश्चन है, इसमें जो यूनिडायरेक्शनल एंड रेडियल फ्लो टू अ वेल, उसमें स्टेडी एंड अनस्टेडी दोनों टाइप्स का है। उसमें आपको इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी, या इक्वेशन आपको डायरेक्ट लिखनी पड़ सकती है। ओके, यूनिडायरेक्शनल के लिए अलग है, बाई डायरेक्शन या रेडियल पैटर्न के लिए अलग, या स्टेडी अनस्टेडी आप कह सकते हो उसको। वेल फ्लो नियर एक्विफर्स बाउंड्रीज, मेथड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन सैलो वाटर वेल्स, ड्रिलिंग वेल्स, वेल कंप्लीशन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो वेल का क्वेश्चन है ना वो यहीं से आता है जनरली, कि जो कंस्ट्रक्शन है, मेथड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सैलो वाटर वेल, ड्रिलिंग वेल, वेल कंप्लीशन। वेल कंप्लीशन में भी कई सारे स्टेप्स हैं। अब उसमें स्क्रीन को प्लॉट करना और कई सारी चीज़ें हैं, रॉड को प्लॉट करना, ठीक ना, उसकी सिचुएशन कंडीशन को डिसाइफर करना, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। टेस्टिंग वेल्स, पंपिंग टेस्ट, जो टेस्टिंग वेल्स हैं या पंपिंग टेस्ट हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पहले से भी टॉपिक में आपके सिलेबस में था, ये अभी भी एज इट इज है, तो ये आप रिवाइज करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सिलेक्ट टेस्ट ऑफ एक्विफर, सिलेक्ट टेस्ट जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट टेस्ट की जो फॉर्मूला है वो आप लिख देना, इक्वेशन लिख देना। सिलेक्ट टेस्ट फॉर द कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड बोथ टाइप्स ऑफ एक्विफर, दोनों एक्विफर्स के लिए है वो इक्वेशन। ओके, स्ट्रीम फ्लक्चुएशन इन ग्राउंड वाटर लेवल्स, अब ये क्वेश्चन भी आया है 2-3 बार, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। ग्राउंड वाटर का जो फ्लक्चुएशन है डिफरेंट टाइप्स में, वो डायरनल फ्लक्चुएशन है, ईयरली फ्लक्चुएशन है, एनुअल फ्लक्चुएशन जिसको आप कहते हो। ओके, तो उसके कई सारे फैक्टर्स भी हैं क्योंकि वो फ्लक्चुएशन होता है, ठीक, तो वो सारी चीज़ें आप रिवाइज करना और उसको करना अच्छे से। अब यूनिट मैंने पहले ही बताया, एक छोटी यूनिट है एज कम्पेयर टू पेपर 3 जियोलॉजी, पेपर 3 इकोनॉमिक वाली यूनिट से। सो आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, रिवाइज करके जाओगे, तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। ओके, जो स्ट्रीम फ्लो है एंड ग्राउंड वाटर फ्लो, अब स्ट्रीम का फ्लो एंड ग्राउंड वाटर फ्लो, उससे भी न्यूमेरिकल आ सकता है अगर आने को है। ओके, लैंड सब्सिडेंस, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ऑन द ग्राउंड वाटर, लिटिल बिट थ्योरेटिकल है। अब ऐसे टाइप का ही उस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपको इसे जैसे लिखते हो ना, उस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं डिफरेंट वेराइटीज, जो डिफरेंट कॉजेज है कंडीशंस में, तो उसका इम्पैक्ट ग्राउंड वाटर पे क्या है। अब उसका इम्पैक्ट आपके ह्यूमन लाइफ पे भी है, नेचर पे भी है, एनवायरनमेंट पे भी है, तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर पे भी होगा। ओके, उस हिसाब से आपको ये आंसर करना रहेगा। जो सेक्शन डी है इसमें ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन का, सो ये यूनिट मीन्स दिखने में अगर आप सिलेबस को देखोगे तो थोड़ी छोटी है, बट है इसमें कई सारे टॉपिक। ओके, एंड इसको आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसमें डायग्राम्स भी हैं, फॉर्मूले भी हैं, इक्वेशन भी है, ओके, टेबल भी है, ग्राफ भी है, तो कई सारी चीज़ें इसमें हैं। सो वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। इसमें जो जनरली क्वेश्चन आता है वो सब सरफेस से भी आता है और सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन दोनों से आता है। अब सरफेस इन्वेस्टिगेशन ऑफ ग्राउंड वाटर में जियोलॉजिकल, रिमोट सेंसिंग, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, साइज्मिक, ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक मेथड्स, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एज वेल एज साइज्मिक मेथड्स।
ओके, ये दो मेथड ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस भी ज़्यादा है। ओके, एंड रेजिस्टिविटी में आपका सर्वे रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है और साइज्मिक है, बाकी ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक मेथड्स भी हैं आपके सिलेबस में, बट जनरली क्वेश्चन जो आपका है वो रेजिस्टिविटी एंड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड साइज्मिक मेथड से ही आता है। ओके, एक दो बार क्वेश्चन जो है वो रिमोट सेंसिंग या जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ग्राउंड वाटर सरफेस मेथड से दिया गया है कि रिमोट सेंसिंग का जो सरफेस इन्वेस्टिगेशन है ग्राउंड वाटर का, उसमें रिमोट सेंसिंग का क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, सो उससे भी क्वेश्चन आया है एक दो बार, आप कर लेना, बट मोर फोकस आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड्स में। ओके, उसमें जो आपका या साइज्मिक मेथड है, साइज्मिक मेथड में जैसे जो टाइम डिस्टेंस कर्व है, ओके, स्पीड का जो कर्व है वो आप डिराइव करके देना। ओके, वो जैसे कहा जाएगा 2 लेयर 3 लेयर का जैसा भी क्वेश्चन आएगा वो आप उस हिसाब से करना। ओके, एंड जो दूसरा क्वेश्चन इसी में बनता है वो सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन से बनता है। अब ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि हर यूनिट से 2 यूनिट्स कंपलसरी तो बनेंगे ही बनेंगे। सो इस यूनिट से 2 कंपलसरी भी बनेंगे और 2 मीन्स यूनिट में भी क्वेश्चन बनेंगे। अब यूनिट में क्वेश्चन 2 का यूनिट में भी क्वेश्चन आते हैं, सो उसमें ये ध्यान रखना यूनिट में इसी से दोनों क्वेश्चन प्लस कंपलसरी बनना है। ओके, सो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करना कि हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो क्वेश्चन है, साइज्मिक मेथड्स का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में आ जाए, और वो जो सरफेस इन्वेस्टिगेशन में जियोलॉजिकल या रिमोट सेंसिंग मेथड है वो हो सकता है कम शॉर्ट में आ जाए, कंपलसरी में कहीं आ जाए। सो उस हिसाब से आप देखना इसमें क्या चीज़ आती है। सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन में ग्राउंड वाटर का जो उसमें ड्रिलिंग टेस्ट है, रेजिस्टिविटी लॉगिंग है, ओके, स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉगिंग है, रेडिएशन लॉग है। तो मैंने पहले ही बताया सरफेस एंड सब सरफेस दोनों से क्वेश्चन आता है। ओके, सब सरफेस से जो क्वेश्चन आता है वो स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉगिंग है, रेजिस्टिविटी लॉगिंग एज वेल एज द रेडिएशन लॉगिंग। तो इन दोनों से क्वेश्चन रेगुलरली पूछे ही जाते हैं, और जो कि यूनिट है तो क्वेश्चन ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे। सो आप इसको रिवाइज कर लेना, एंड आई थिंक टॉड की बुक में ठीक ठाक दिया हुआ है। आप टॉड की बुक अगर आपने पढ़ रखी हो पहले से, आप टॉड से कर लेना, फेटर से कर लेना, जो भी बुक आपने तैयार कर रखी हो, जिससे भी आपने प्रिपेयर किया हो, सो आप वहाँ से रिवाइज करना। ओके, बस ये है कि टाइम डिस्टेंस का जो कर्व है या टाइम स्पीड का जो टाइम वेलोसिटी का जो कर्व है उसको आप ढंग से कर लेना, उसको ड्रॉ अच्छे से करना। ओके, क्योंकि वो क्वेश्चन जनरली आता ही आता है। और जो सेक्शन ई इसका है वो है ग्राउंड वाटर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। ओके, ग्राउंड वाटर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो ग्राउंड वाटर हार्डनेस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। ओके, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड में आप BIS का जो इंडिया का भारत स्टैंडर्ड का है वो आप लिखना, उसको अगर आता भी है तो उसको रेफरेंस में देखना। हो सकता है कभी कभी आ जाता है कि फ्लोरीन जो फ्लोराइड है, वाटर को जो वाटर है उसमें फ्लोराइड का कंटेंट कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए। सो वो आप स्टैंडर्ड आप इंडिया का ही रखना, इंडियन स्टैंडर्ड से ही BIS भारत स्टैंडर्ड जो है ना उससे आप करना इसको। ओके, सी वाटर इंट्रूजन। अब सलाइन वाटर इंट्रूजन में आपका गाइबन हर्जबर्ग रिलेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले ये टॉपिक सी वाटर इंट्रूजन नहीं सलाइन वाटर इंट्रूजन हुआ करता था, अब सी वाटर इंट्रूजन है, तो भी वो बात वही है। ओके, गाइबन हर्जबर्ग रिलेशनशिप आई थिंक हर साल नहीं तो अल्टरनेट ईयर पे जरूर आता है, लगातार भी ये क्वेश्चन आता हुआ है। ओके, सो इसको आप कवर कर लेना, कंपलसरी में भी आता है, यूनिट में भी आ जाता है। ओके, और जो इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल डेटा। जो केमिकल डेटा है ना उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। ओके, पाई चार्ट है, ओके, सर्कुलर वाला जो चार्ट है वो है, और भी 2-3 है, उसको नाम नहीं ध्यान आ रहे हैं उसमें, आई एम नॉट एग्जैक्ट रिमेम्बरिंग द नेम, बट हैं 2-3 हैं आपको अगर याद हो। ओके, सो ये आप देख लेना अपने हिसाब से कि क्या क्या उसमें आ रहा है क्वेश्चन में, प्लस जो ग्राउंड वाटर इश्यूज रिलेटेड टू द अर्बनाइजेशन। अब इसमें जो टॉपिक और भी हैं वो आपके लिटिल बिट थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन, मीन्स ऐसे टाइप के लिखने वाले टॉपिक हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल रिचार्ज है, ये आप जरूर करके जाना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है।
मैनेज एक्विफर रिचार्ज है, मैनेजिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज मीन्स क्या क्या स्टेप्स हैं जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज़ के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसको मैनेजमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, ओके, या जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो वो उस चीज़ से आप करना है इसको। जो ग्राउंड वाटर बेसिन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ओके। और जो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका है वो एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, ओके। आइसोटोप्स का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये 3 आइसोटोप्स इसमें दिए हुए हैं इन ग्राउंड वाटर, ओके। सो आइसोटोप्स का मैंने आपको जियोलॉजी पेपर 3 में भी बताया, जियो केमिस्ट्री में भी बताया कि वहाँ पे भी इसका यूज़ है, तो आप उस हिसाब से करना कि दोनों में जहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है आप उस हिसाब से कर देना। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें सॉलिड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल एंड प्लूम माइग्रेशन मॉडल्स। अब प्लूम माइग्रेशन मॉडल से पहले नहीं था सिलेबस में, पता नहीं क्या इसमें आएगा, बट सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल है, तो वो कैसे डिस्पोज किया जाना चाहिए, उसको किसी ऐसे साइट पर डिस्पोज किया जाना चाहिए जिससे अगर उसमें कुछ ऐसा भी कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं या कुछ ऐसा टॉक्सिक मटेरियल है जो इवेपोरेट करके या जब विंड ब्लो करेगी तो उससे फ्लो करके कहीं या उड़ करके कहीं और दूसरी कंडीशन पे, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे मैन काइंड या जो ह्यूमन्स हैं वो रह रहे हैं या ह्यूमन रेजिडेंस है, तो उसके आसपास नहीं होना चाहिए। और भी कुछ चीज़ें हैं कि वो किसी ऐसे इकोसिस्टम को इम्पैक्ट ना कर रहे हों, तो उस हिसाब से है कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, किस जगह पर डिस्पोज किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या प्रिपरेशन है, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ओके। तो ये हमने हाइड्रोजियोलॉजी का इसीलिए अलग से ही डिस्कस कर लिया कि अगर आपको पर्टिकुलरली हाइड्रो का ही पेपर देना है, आप जियोलॉजी पेपर 3 नहीं देना चाह रहे हो या केवल जियोलॉजी पेपर 3 देना चाह रहे हो, हाइड्रो नहीं देना चाह रहे हो, तो उस हिसाब से हमने दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया, अलग डिस्कस कर दिया, जिससे आपको जो पेपर देना हो उस पेपर के आप रिवाइज कर लेना। अल्टीमेटली जो एडवाइस है, जो सजेशंस यही है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, या हो सकता है कुछ टॉपिक्स ऐसे हों जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हो आपको ना लग रहे हो, या मुझे इम्पोर्टेंट ना लग रहे हो आपको लग रहे हो, तो आप उस हिसाब से भी देख लेना। जो बॉटम लाइन वो है कि आप रिवाइज कर लेना, ओके, क्योंकि जो पूरा सिलेबस है वो लेंदी है, अगर आप रिवाइज ढंग से नहीं करोगे, आप पढ़ के पहले से क्या रखे हो वो अलग बात है, बट आप लास्ट टाइम पे क्या रिवाइज करके जा रहे हो उसमें बहुत कुछ आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा, ओके। सो रिवीजन इज मस्ट। अब रिवीजन में भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, बाकी जो जनरली नहीं आते हैं या कम आते हैं सो आप पहले से कर रखे हो तो रिवाइज है, रिवीजन है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज करना, ओके। थैंक यू।